फिर क्या होगा? तो फिर जाके वही भीख मांगना, वही किस्म का निगोशिएशंस। आप मुझे बताएं, और पैसे इनके पास है ही नहीं देने के लिए, इनके पास जुर्रत नहीं अपने मुल्क को जाके कहें मैंने ये वादा किया अब तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे, तैयार हो जाओ। ये करते ही नहीं है। अच्छा, खुदा के लिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, इन्होंने जानबूझ के वादा किए, जानबूझ के वादा तोड़े हैं, इसलिए कि इनका इलेक्शन एस्पेक्ट होता है ना कि उन्होंने भी कुछ। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पर आए दिन काफ़ी इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को संभालना किसी के बस में नहीं रहा है। और जिस तरह से अब पाकिस्तान की मौजूदा सरकार है, इस पर दूसरे देश कोई खास भरोसा भी नहीं कर रहे, क्योंकि यह सरकार अब कोई ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। अगर इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं और पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो भी पाकिस्तान को थोड़ी बहुत उम्मीद होती, लेकिन अब दोस्तों पाकिस्तान को कहीं से कोई कर्ज का जुगाड़ नहीं हो रहा है और पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसियां तक बेचनी शुरू कर दी है। जैसे अमेरिका में भी अब पाकिस्तान अपनी एम्बेसी बेच रहा है, उसकी एक यहूदी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है और दूसरे नंबर पर एक भारतीय ने और तीसरे नंबर पर एक पाकिस्तानी ने। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का अब इन एम्बेसियों से भी गुजारा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान को एक काफ़ी बड़ी मात्रा में रुपया चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को कहीं से पैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और IMF ने भी हाथ खड़े कर दिए। और इस पर दोस्तों इस वीडियो में देखिएगा जफर हिलाली और औरिया मकबूल जान किस तरह से इस गवर्नमेंट को कोस रहे हैं। और दोस्तों, जफर हिलाली का तो अपना एक अलग ही अंदाज है और कह रहा है कि अब यह पाकिस्तान एक तरह से डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इसकी ऑफिशियल घोषणा हमारी गवर्नमेंट ने अब तक की नहीं है और आगे आने वाले दिनों में लोग एक एक रोटी के लिए एक दूसरे को नोचने को मजबूर हो जाएंगे। तो देखते हैं पाकिस्तान में किस तरह के हालात होते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सख्त और मुश्किल फैसले कर सके, तो ऐसा होने की कोई इम्कानात आपको नजर आते हैं और क्या ये ठीक फैसला होगा? देखिए, बात असल ये है कि या हम इकोनॉमिक्स पे बात करें या पॉलिटिक्स पे करें। आप दोनों को अगर मिला के करें तो चलिए आपका ये सवाल का मैं जवाब देता हूँ। शब्बर जैदी साहब को पता होना चाहिए कि IMF इस गवर्नमेंट से, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उससे अग्री भी नहीं करेगी उनके साथ अगले लोन के लिए साइन करें। इसलिए उनको पता नहीं है ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी, तो वो कहते हैं अगला गवर्नमेंट से हम करेंगे। अब आप इलेक्शंस तो नहीं कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं अगला गवर्नमेंट जो होगा टेक्नोक्रेट्स ये वो शायद हो, तो वो देखेंगे कि वो जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन सा गवर्नमेंट है जो अपना वादा रख सकता है। अच्छा। आपका पहला सवाल जो आपने कहा है क्या हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, तो सीधी सादी बात है, किसी भी आप जाके पूछ लें IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से कि हमने आपको अपना कर्जा फेंट दिया है, वो कहेंगे नहीं। कि हम जाके फिर मल्टीलैटरल वो बाइलैटरल गवर्नमेंट्स को पूछें, चाइना, UAE, US, UK, कि भाई इन्होंने आपका कर्ज दिया है, आंसर विल बी नो। तो ये तो फिर झार साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, दार साहब का मतलब है वो एक टेक्निकलिटी पे बात कर रहे हैं। एक ही किस्म का लोन है, सिंडिकेटेड बैंक लोन्स, दैट मीन बहुत सारे बैंक इकट्ठे होके जो आपको देते हैं, और बॉन्ड्स। अच्छा, और इस वक्त वो बॉन्ड्स का हमने दे दिया है, वो 5 बिलियन थे, उसके अलावा और कुछ नहीं हमने फेंटा है। और बाकी जो है वो रोल ओवर्स हैं, भीख मांगते हैं, वो कहते हैं चलो यार जाओ, चलो हो गया, वो ही कर। तो ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप तो डिफॉल्ट कर गए हैं। आपको वो दूसरे मुल्क आके कह रहे हैं बेचारा गरीब आदमी है, ले जाओ, अच्छा यार चलो जाओ जाओ जाओ, 3 महीने और रखो, 6 महीने और रखो, तो यू हैव डिफॉल्टेड। तो झूठ मत बोले। देखिए, ये लोग हम लोगों को फुसला फुसला के ये कंडीशन में लाए हैं 30 साल की हुकूमत पे। आई एम सॉरी, और ये झूठ बोलते हैं। IMF कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ साइन ही नहीं करना चाहते, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुमने वो GST 800 बिलियन रुपया जो वादा किया था कर दिया वापस? बिल्कुल नो। और वो कह रहे हैं कि जब तक ये वापस नहीं होगा हम साइन नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट एग्रीमेंट में क्यों जाएं? ऑटोमेटिकली हम चले जाते हैं, मगर आपने एक अपना वादा पूरा नहीं किया है, फिर क्या होगा?
तो फिर जाके वही भीख मांगना, वही किस्म का निगोशिएशंस। आप मुझे बताएं, जब इन पे कोई भरोसा है ही नहीं, वैसे अगर आप मुझे पूछें तो कोई इनको पैसे लोन नहीं करेगा। हिलाली साहब, मगर मेरा कर यहाँ पे देंगे। आप ही की बात से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह क्या है? आईएमएफ क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा? ये लोग परवाह नहीं करते हैं, ये वादा कर देते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स ले लेते हैं, और पैसे इनके पास है ही नहीं देने के लिए। इनके पास जुर्रत नहीं अपने मुल्क को जाके कहें मैंने ये वादा किया, अब तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे, तैयार हो जाओ। ये करते ही नहीं है। अच्छा, खुदा के लिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, इन्होंने जानबूझ के वादा किए, जानबूझ के वादा तोड़े हैं, इसलिए कि इल्जाम इनका तो फिर इलेक्शन इमरान खान में भी एस्पेक्ट लगता होता है ना है। कि उन्होंने भी कुछ मुआहदे किए थे और जाने से पहले वो तोड़ दिए थे, वो भी एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह आपको लगती है? भाई वायदा अगर किया था और तोड़ दिया था, बिल्कुल जो भी इनके ये वादा किया था इसको भी ब्लेम आना चाहिए, मगर ये तो पहले दफे आया है ना। ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये तो उसके एडवाइजर्स कहते हैं ये तो होता रहता है सर, ये तो होता रहता है, वादा करें मगर पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप टैक्स टू जीडीपी, अब वो कह रहे हैं बच्चों नो, हम आए नहीं है, हम आएंगे ही नहीं तुम्हारे से बात करने के लिए जब तक तुम ये नहीं अग्री कर, ये पहले पैसे दो। आप क्यों समझते हैं इमरजेंसी लग रहा है? आप क्यों समझते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रहा है? बाहर के डेट्स छोड़े, वो कह रहे हैं जो पाकिस्तानी रुपये में जो तुमने वादा किया था वो दो हमें, और वो देंगे। आप देखेंगे ये सही कह रहे हैं, बिजली की प्राइस पड़ेगी 850 रुपया हर लीटर पेट्रोल का टैक्स देंगे आप, देना पड़ेगा 800 बिलियन। और टैक्स टू जीडीपी जो बढ़ गया है अब 11.5% होना चाहिए, वो भी आप देंगे। इट विल बी हेल टू पे। और जो गवर्नमेंट आएगी वो नहीं दे, वो कहेगी यार तुम कर लो। तो टेक्नोक्रेट्स आएंगे, टेक्नोक्रेट से करवा लें आप। यही आप चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स आके करवा लें। आप में तो हिम्मत नहीं है, वादा भी आपने किया है मगर हिम्मत नहीं हो, और फिर आप जाके पूरी दुनिया के सामने अपने लोगों को कहते मैंने खरज फेंट दी है। ये किस्म के लोग हैं आप। अच्छा उरी साहब, इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की शराइत मानने का इंदिया दे दिया था, और बज़ाहिर हुकूमत के पास अब दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि तो आईएमएफ की शराइत पर अमल करे जिसके नतीजे में कमर तोड़ महंगाई होगी और पीडीएम गैर मकबूल हो जाएगी, और दूसरा ऑप्शन ये कि शराइत ना मानी जाए जिसके नतीजे में मुल्क डिफॉल्ट की नहज पर पहुंच सकता है और तब भी पीडीएम ही गैर मकबूल होगी। तो क्या लगता है आपको, हुकूमत फंस चुकी है और अब टेक्नोक्रेट के जरिए रास्ता ढूंढा जा रहा है? देखिए, टेक्नोक्रेट तो एक शोशा छोड़ा गया है ताकि टेस्ट किया जाए कि हम क्या करते हैं। अच्छा, इसहाक डार साहब ने एक बड़ी मजे की बात की, हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। अब ये लोग कहते हैं पेरिस क्लब शायद फ्रांस है। हाँ। ठीक, पेरिस क्लब फ्रांस नहीं है। पेरिस क्लब ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और अपना डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, इन 4-5, कनाडा, इन मुल्कों से मिलके एक उन्होंने एक बनाया हुआ है लोन गिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हम कर्जा देते हैं। इन मुल्कों ने अपने पैसे रखे हुए हैं इनके अंदर, और वो फिर मुल्कों की हालत को देख के देते हैं अपना कर्जा। पाकिस्तान ने $10 अरब देने हैं इसके, उसकी किस्त अदा करनी है। ये किस्त आपकी कौन अदा करेगा? राइवेंट की हल बेच के करेंगे, सरे माल बेचेंगे, एवनफील्ड बेचेंगे, क्या बेचेंगे, कहां से लेंगे? वो आपके दोस्त हैं, बेल्जियम दोस्त है आपका, फ्रांस दोस्त है आपका, कनाडा आपका दोस्त है। कौन आपको कहता है कि आप पेरिस क्लब नहीं जाएंगे? लोगों को फ्रॉड मत करो यार, खुदा का खौफ करो। और वो जो लाली साहब कह रहे हैं कि आप जाते हैं भीख मांगते हैं सऊदी अरब से, वो कहते हैं नहीं 4 महीने के लिए और मेरे पैसे रख लो। आप चाइना के पास जाते हैं, वो कहते हैं कुछ देर के लिए ऑफ ले। अच्छा, इन लोगों ने इतना जुल्म किया है इस मुल्क के साथ कि इनको जो एड मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, कर्जा मिलता था एशियन बैंक का, एशियन बैंक का पूरा प्रोजेक्ट होता है। ठीक, वर्ल्ड बैंक का पूरा एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट जो वॉल सिटी का था, मैं उस पर काम करता था। अच्छा, एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है ये 2% और 1.2% ये कर्जा देते हैं। आईएमएफ तो कर्जा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट उसका होता है, 2%, 2.3% ये देते हैं कर्जा। ठीक है, अब ये कर्जा खर्च देते हैं, अय्याशियां करते हैं, अल्ले तल्ले करते हैं, और फिर जब एक कर्जे की किस्त अदा करनी होती है तो फिर इस पेरिस क्लब जैसे लोगों से 10% के ऊपर, 6% के ऊपर, किसी और से 20-16% के ऊपर, अभी तो 16% हो जाएगा ना, वो कर्जा लेके
पैसा वापस करते हैं और सूद की रकम मेरे खाते से लेके जाते हैं। अच्छा, इस तरह इन्होंने कर्जा चढ़ाया है लोगों के ऊपर, अपने अय्याशियों के ऊपर। आप सोचें कि ये मुल्तान का जो मोटरवे है, जिसके ऊपर अपने $5 अरब खर्च कर दिए, इस मुल्क को मकरूज किया, ये 1 साल हो गया ना बन गया हुआ, ठीक? बिल्कुल। इमरान खान से 1 साल पहले, तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले बन गया था। जी जी। आज इसको 4 साल हो चुके हैं बने हुए। आप मुझे बताएं, इस मुल्तान के मोटरवे के ऊपर 2 हैं रेस्ट एरियाज सिर्फ, ठीक? उस रेस्ट एरिया की दुकानें नहीं को खरीद सका। क्यों? क्योंकि सर्वे ये कहता था कि मुल्तान लाहौर मोटरवे की जरूरत नहीं है, यहां ना बनाओ इतना $5 अरब का खर्चा, बंदे को मर्ज लगा हुआ है अपना टीबी का, और तुम जाके मर्सिडीज। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब एटमी मुल्क के हालात हो चुके हैं और बिल्कुल घास खाने के दिन इनके करीब आते हुए जा रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने यह न्यूक्लियर बम बनाया था तब कहा था घास खा लेंगे, लेकिन यह पाकिस्तान के नेताओं ने इनको सिर्फ एक चूना लगाने के लिए चूरन दिया था और उस पर अब दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने भी इनको खूब जमकर नोचा। और जिस तरह 40% से ज़्यादा बजट पाकिस्तानी आर्मी चाट जाती है, यही सबसे बड़ा पाकिस्तानी अवाम के लिए झटका है। और जिससे पाकिस्तानियों जो पैसा पाकिस्तानियों की भलाई के लिए खर्च होना था, वह पाकिस्तानी आर्मी अपने प्लॉट घेर घेर कर पाकिस्तानियों की बैठी हुई है। और देखते हैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार का ये ड्रामेबाजी कितने दिन तक लोगों के सामने चलता है। जो पाकिस्तानी जनता क्या यहाँ से भी कोई सर अपना सर ऊंचा उठाती है कि नहीं? तो दोस्तों लगता नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी के सामने कोई भी खड़ा हो पाएगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।